उस समय मैं नहीं था। प्रश्न पत्र को कहाँ से बनवा रहे हैं उसको नहीं बताना और बहुत ही सीक्रेट से तरीके से बनवाना, और मैं काफ़ी समय तक उसको देखता रहा और मैंने सोचा था कि शायद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैं सिर्फ ज़रूरी ट्वीट करता हूँ और मैं आपके जो आप उसमें जवाब देते हो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं फीडबैक नहीं ले रहा हूँ अभी उस ट्विटर के माध्यम से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लेते थे, लेकिन अभी आपने उसको एक अवसर को खो दिया। तो आप यदि ट्वीट जिम्मेवारी से नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको सरकारी काम कैसे कर पाएंगे? राजस्थान में जब बेरोजगार युवा साइट खंगालता है कि कौन सी भर्ती परीक्षा अब प्रस्तावित है, किसका रिजल्ट आना है, और जो अटकी हुई परीक्षाएं होती है उसको लेकर के तमाम सवाल और जवाब जो है राजस्थान के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं उनके मन में रहता है। तमाम प्रकार के सवाल और जवाबों के बीच और इतनी भर्ती परीक्षाओं के बेरोजगार युवाओं से बात करने के बाद आज हम कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल रिटायर्ड आलोक राज जी से बात करने के लिए। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच। सर, एक सवाल जो सीधा सीधा है कि जो परीक्षाएं लंबित है, अटकी हुई है, उसको लेकर के बोर्ड अब उसको लेकर के क्या प्रोसेस कर रहा है फिलहाल, और कब तक वो परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएगी, कब तक वो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, कोई खास भर्ती की बात कर रहे हो आप? हाँ, 2-3 भर्तियां हैं, मैं नाम लूंगा। एक तो फायरमैन भर्ती परीक्षा है, उसके लेकर के हम स्वायत्त शासन विभाग तक गए थे और वहाँ के अधिकारियों से भी बात की थी, लेकिन हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पहले अपन इसी की बात। तो फायरमैन भर्ती के अंदर शायद 120 बच्चे हैं जिनका कि अभी रिजल्ट अटका हुआ है, क्योंकि उनकी जो डीवी थी वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, और इसके बारे में उसके साथ में जांच भी चल रही है। बाकी जो बच्चे लगे हैं उनकी जांच भी चल रही है। तो इसके बारे में पहले भी मैंने टीवी पर बताया था, मोबाइल इस पर बताया था, मीडिया पर भी, और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है पहली बार कि जो डीवी की प्रक्रिया है वो विभाग करते हैं। अब पहले कर्मचारी चयन बोर्ड करता था, अब जनवरी 2024 के बाद से विभाग करते हैं। तो हमने डीएलबी को हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि इसकी डीवी आप ही करें, और फिर उसके बाद में काफ़ी पत्राचार भी हमारा हुआ था डीएलबी के साथ में, और फिर ये सहमति बनी थी कि इसको डीएलबी करेगी, और हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उन बच्चों के हमने डीएलबी को भिजवा दिए थे और उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, और वो हमारी बात को मान भी गए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर वो आगे बढ़ रहे होंगे या बढ़ेंगे, लेकिन प्रोग्रेस क्या है मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। मैं प्रयास करूँगा इसका पता करने की, और जब मुझे लगेगा कि मैं बता सकूँगा आपको मैं इसके बारे में सूचित करने का प्रयास करूँगा। एक वनपाल और वन रक्षक परीक्षा थी 2020 की, उसको लेकर के भी एक सूचना सहायक परीक्षा है, उसको लेकर के भी। देखिए, जो सारी भर्तियां हुई 2024 में और 2025 में सबके रिजल्ट निकल चुके हैं, और अभी सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स प्रोविजनल बचे हुए हैं कुछ कुछ भर्तियों के, और आमतौर पे वो कैंडिडेट्स वो बचे हैं जो कि या तो कोई लीगल प्रोसेस की वजह से, कोई कोर्ट में केस लगा हुआ है उसकी वजह से, या फिर कुछ कैंडिडेट्स जो कि पीएच कैटेगरी है उनका क्लियर नहीं हुआ, या कुछ स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका कि कंफर्मेशन नहीं आया। तो सभी वो ऐसे बच्चे बचे हुए हैं जिनका हमारे को अभी तक पात्रता की सूचना नहीं मिली है विभाग से, और या फिर ये सारे इश्यूज़ बताए मैंने। तो हमारा प्रयास है कि उनका रिजल्ट निकालें। हम खुद चाहते हैं कि हर भर्ती जल्दी से क्लोज़ हो, तो हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम्स बनी हुई मिशन मोड में काम भी करती हैं, मगर उसके बावजूद भी इन पीएच की रिपोर्ट या स्पोर्ट्समैन की रिपोर्ट या फिर कोर्ट केस की रिपोर्ट जब तक वो क्लियर नहीं होती हम उसको नहीं निकाल सकते। इसके अलावा हमारा एक और चीज़ है कि हम पहले तो हर भर्ती को बहुत टुकड़ों में निकाल देते थे, और कोशिश करते जैसे कुछ बच्चों के नाम आए पात्रों का हमको निकाल दें, मगर फिर हमने निर्णय लिया था कि इससे काफ़ी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, बार बार हर चीज़ को बार बार करना पड़ता है। तो फिर आरपीएससी सिर्फ एक बार रिजल्ट निकालती है किसी भी परीक्षा का, और कर्मचारी चयन बोर्ड एक एक परीक्षा का रिजल्ट 5-5, 6-6, 7-7 बार निकालता है, जो कि उचित नहीं है। और हमारे पास आदेश है डीओपी का कि एक बार परीक्षा का रिजल्ट निकालना है, तो फिर भी हम 2-3 बार तो निकाल ही देते हैं अब तो। लेकिन हमारा प्रयास है कि जितना हो सके हर परीक्षा का जो प्रोविजनल केसेस वो क्लियर होकर आए। जैसे अभी जेल भर्ती की परीक्षा हुई, उसके लगभग सभी बच्चे क्लियर हो गए, और कोई भी केसेस प्रोविजनल नहीं है, शायद 1-2 बच्चे हो तो हों। तो हमारा प्रयास है कि चूँकि हमारे पास डीवी रिपोर्ट आ गई है और उसमें बिल्कुल प्रोविजनल बच्चे नहीं हैं, नगण्य के बराबर हैं, तो हम बहुत ही जल्द शीघ्र ही जेल प्रहरी परीक्षा का रिजल्ट निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे 10 मई तक उसका रिजल्ट निकालें। तो हम ये चाहते हैं कि सभी विभाग अपने सारे प्रोविजन को क्लियर करके भेजें, और यदि हम उसका रिजल्ट निकाल देते हैं पहले से ही बिना प्रोविजन क्लियर किए,
तो फिर विभाग पर भी दबाव नहीं होता है उन प्रोविजन को क्लियर करने का। वो भी थोड़ा आश्वस्त होकर बैठ जाते हैं कि हमारा एक बड़ा नंबर तो निकल गया। तो हम चाहते हैं कि विभाग और हमसे मिलकर ऐसा काम करें कि प्रोविजन का किस्सा ही खत्म हो और एक बार में रिजल्ट निकले। एक जो बड़ा सवाल है सर कि इस साल जो भर्ती परीक्षाएं आपकी प्रस्तावित है वो तय समय पर होगी? हमारा प्रयास है कि जैसे अभी परीक्षाएं 9-10 मई को है, लैब असिस्टेंट की परीक्षा है ज्योग्राफी और साइंस की, बिल्कुल तय समय पर हो रही है, सभी को उसके बारे में पता है। उसके बाद में फिर हमारी परीक्षा है फॉरेस्टर की, वो 28 जून को होगी। एलडीसी परीक्षा है वो 5 जुलाई को होगी, 2 पारियों में होगी। फिर वुमेन सुपरवाइजर की परीक्षा है, उसकी डेट 18 जून थी, वो शिफ्ट होकर अभी हम उसको 24 जुलाई को लेके जा रहे हैं। तो वो परीक्षा 24 जुलाई को होगी। टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा थी, टैक्स असिस्टेंट कार्य सहायक नहीं, कर सहायक, वो परीक्षा का हमारे पास अभी चूंकि इसकी अर्थना पूरी क्लियर नहीं हुई है, इस वजह से परीक्षा जून में होनी थी, वो नहीं होगी। उसके बाद में बीसीआई और एससीआई, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की जो डेट्स दी हुई हैं, फिलहाल अभी तक हमारा ये प्रयास है कि हमको यदि बीसीआई की अर्थना क्लियर मिल जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको तय डेट पर ही परीक्षा कराएं। पर यदि उसमें डिले हो गया, क्योंकि डिले ऑलरेडी हो चुका है, आज 30 अप्रैल है, हम चाहते थे कि 15 अप्रैल से पहले मिल जाए तो उसको हम करा देते। अब 30 अप्रैल आने के बाद में थोड़ा सा इस पर डेट चेंज होने की संभावना हो सकती है बीसीआई एससीआई की परीक्षा को। इसी माफिक पीटीआई की परीक्षा के अंदर भी शायद कुछ अर्थना का इशू है और शायद वो परीक्षा भी शायद आगे बढ़ानी पड़े। तो फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी मेरे मन में ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि बीसीआई एससीआई और पीटीआई की परीक्षाएं तय डेट पर की जाएं जो हमने कैलेंडर में दी हैं, मगर संभावना उनकी बन रही है आगे बढ़ने की। इसके अलावा 2 परीक्षा होनी है, सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकेंडरी। वो परीक्षाएं हम प्लान कर रहे हैं, सीईटी स्नातक हम प्लान कर रहे हैं नवंबर में, और सीईटी सीनियर सेकेंडरी हम प्लान कर रहे हैं दिसंबर में, इसी साल में। और उनके फॉर्म भरवाने के हम प्रयास करेंगे। सीईटी स्नातक का फॉर्म जून के महीने में और सीईटी सीनियर सेकेंडरी का फॉर्म जुलाई के महीने में। तो उसकी हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इनकी नोटिफिकेशन जारी करें। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जो पुराना सिलेबस है उसके अनुसार ही तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही मामूली फेरबदल होगा सिलेबस में, उसके लिए वो तैयार रहें। नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी और प्रश्न पत्र भी बहुत आसान नहीं होंगे, तो थोड़ी तैयारी करें और सिर्फ कोचिंग पर या रटने पर नहीं डिपेंड करें। अपना दिमाग लगाएं और प्रश्न को समझें, उनके उत्तरों को समझें। पिछले कुछ जो पेपर लीक की जो घटनाएं हुई उसके बाद से ऐसे कौन से अहम बदलाव है जो आपने किए हैं? अब पेपर लीक की जो घटनाएं हुई वो 2023 के बाद तो कोई नहीं हुई। 2023 में लास्ट हुई थी, शुरू के 23 के शुरू में, उस समय मैं नहीं था। और 2024 के बाद हमने बहुत सारी परीक्षा कराई और हमारे पुराने जो चेयरमैन थे साहब, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए थे कि भाई ये कितना कम से कम किया जा सके, और फिर उसी को मैंने आगे बढ़ाया और कई सारे बदलाव किए जिसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ मीडिया पर भी कि प्रश्न पत्र को कहाँ से बनवा रहे हैं उसको नहीं बताना, और बहुत ही सीक्रेट से तरीके से बनवाना और सीक्रेट जगह से प्रिंट करवाना। और मैं तो कई सारे पेपर बनवाता हूँ, कई सारे प्रिंट करवाता हूँ और कई सारे फिर पहुँचते हैं ट्रेजरी में, और फिर कौन सा पेपर परीक्षा वाले दिन जाएगा वो लास्ट मिनट तक एक सरप्राइज रहता है सभी के लिए। और उसके बाद में फिर प्रश्न पत्र को ले जाने की जो कार्रवाई है, पूरा एसओपी उसको हमने बदलाव किया। और हमारा ये प्रयास है कि जितना हो सके सही स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूल में जो जांच परख करके वहाँ पर जिला प्रशासन को निर्धारित करें तो वहाँ पर जांच हो। इसके अलावा हर सेंटर के ऊपर हमारी बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन, सीसीटीवी और कई सारी चीज़ें हमने लागू की हैं, जिसकी वजह से पेपर लीक करना और डमी कैंडिडेट का जाना या नकल करना, सब चीज़ों पर लगाम लगी है। और इसमें सभी का सहयोग रहा। एसओजी ने बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक रोल अदा किया। उन्होंने बहुत से लोगों को पकड़ा, जिससे जो एक माफिया था पेपर लीक के ऊपर या दूसरी डमी के ऊपर या फर्जी डिग्रियों के ऊपर, उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगी। हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन की शुरू के अंदर 2023-24 में, मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की और बहुत सारी रिपोर्ट्स बना के भेजी। 2 यूनिवर्सिटीज़ को हमने बंद कराने में अहम रोल निभाया। और इस सब के चलते सभी को भरोसा लग गया कि हम प्रयास कर रहे हैं
और फिर जो हमारे 38 जिला प्रशासन है उनका बहुत ही इसमें अहम रोल रहा, क्योंकि उन्होंने भी ग्राउंड पर जो काम करते हैं वही करते हैं। हम तो यहाँ से पॉलिसी बना के भेजते हैं, मगर एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे वो करते हैं। तो सभी जो शिक्षकगण होते हैं, पुलिस हमारे जो सही कर्मी होते हैं, हमारे जो जो हमारे जिला प्रशासन के लोग होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। और उससे भी ज़्यादा रोल रहा हमारे युवाओं का और मीडिया का, जिन्होंने इस तरह का एक माहौल बनाया। उन्होंने इस प्रकार से सभी को बताया कि आप यदि गलत काम करोगे तो आपको आपके सलाखों के पीछे पहुंचोगे, अभी नहीं तो बाद में पहुंचोगे, आप 5 साल 10 साल बाद भी पहुंच सकते हो। तो शायद युवाओं ने भी इस बात पर गौर किया और उनके माता पिताओं ने भी गौर किया, और सभी ने फिर एक ऐसा प्रण किया कि हम गलत काम नहीं करेंगे। तो ये पूरा बदलाव एक टीम एफर्ट था, उसमें मीडिया भी शामिल था, युवा भी शामिल थे, जिला प्रशासन, सभी विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड, RPSC, सभी ने ऐसे मिलजुल को काम किया। तो मुझे लग रहा है कि सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट था, जिसकी वजह से अभी पेपर लीक नहीं होते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं, और जितना हो सके कम से कम गलतियां, उसके बावजूद भी गलतियां होती हैं। एक हमारी कमी अभी भी रही है, और वो है डिलीटेड क्वेश्चंस की, क्वेश्चन डिलीट होने की। वो एक अभी भी एक ऐसी चुनौती बनी हुई जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। और L1 L2 के अंदर भी जो परीक्षाएं हैं उसमें भी प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। तो एक वो हमारी कमी है, इसको मैं अभी पूरी तरह से हल नहीं कर पा रहा हूँ, और लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आगे चलकर थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट हो। मगर फिर हमने डिलीटेड क्वेश्चंस के ऊपर जो मार्क्स कटते थे, नेगेटिव मार्क होती थी बच्चों के, उस पर हमने एक बदलाव किया। तो अभी डिलीटेड क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो तो बराबर बांट दिए जाते हैं सभी दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर जो सही होते हैं, और उसका जो एडवांटेज है वो उन बच्चों को मिलता है जो उसको प्रश्न को सही करते हैं। और जो बच्चे जो प्रश्न को गलत कर देते हैं दूसरे प्रश्नों को, उसमें उनके प्रश्न जो नंबर कटते हैं उसका नुकसान उनको नहीं होता नेगेटिव डिलीटेड क्वेश्चन का। तो हमने बदलाव किया था, ये स्कोरिंग की जो सिस्टम था, मैंने 1.5 महीने पहले इसको लागू किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग में सफ़र करते थे एक्स्ट्रा वेटेज की वजह से, वो नहीं होगा। और फिर भी हमारी कमी है, और उसका मैं ही जिम्मेवार हूँ, और मैं फिर भी कोशिश करूँ कि जितना हो सके इसको और थोड़ा कम किया जा सके। देखते इसमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। ये आपका जो सेना का जो बैकग्राउंड है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से इतनी सत्यता से आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये कमी है और इसको मैं आगे सुधारूंगा। बहुत कम सरकारी अधिकारी मैंने ऐसे देखे हैं अपनी इस जर्नलिस्ट की लाइफ में कि जिसने मुखरता से इस बात को स्वीकार किया हो कि भैया मैं यहाँ गलत हूँ और मैं इसे ठीक करूँगा। ये एक अच्छा है सर। एक सवाल जो सभी के मन में है, आप ट्विटर पे, एक्स पर बड़े सक्रिय रहते हैं सर, और एक जवाब आपका बड़ा वायरल हुआ था। एक बालक था, उसने आपसे सवाल किया था कि अगर आप इसका रिजल्ट जारी कर देंगे तो हो सकता है कि मेरी शादी जो है जल्दी हो जाए। तो आपने वो जो लड्डू वाली बात कही, वो जो चीज़ें कही, उससे भी एक फ्रेंडली नज़रिया, एक रवैया जो है आपका युवाओं के अंदर है, इसको लेकर के कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने एक्चुअली युवाओं से मेरे को फीडबैक मिला था कि मैं सोशल मीडिया पर आऊँ और बच्चों को इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि कई बार उनके पास ऐसा कोई आधिकारिक सूत्र नहीं था जिससे उनको पता पड़े कि भाई क्या चल रहा है, कैसे कैसे। उनके मन में हज़ारों प्रश्न होते थे, वो जवाब चाहते थे, लेकिन वो कुछ बच्चे यहाँ पे मिल लेते थे बोर्ड में आके मुझसे, और कुछ नेता लोग मिल लेते थे, लेकिन फिर उसके बाद में वो जो बाकी आगे बताते थे उसमें थोड़ी सी मॉडरेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो उनका जो बता रहे हैं वो हर चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो एक क्लियर कट मैसेज नहीं जाता है युवाओं को। तो चाह रहे थे कि मैं खुद प्रयास करूँ। फिर मैंने वो एक प्रयास किया। मैं दिसंबर 2023 में फिर मैं ट्विटर हैंडल मैंने स्टार्ट किया, और फिर अभी आज की तारीख में लगभग 4,40,000 उसमें कैंडिडेट्स जो युवा हैं उसमें जुड़े हुए हैं मुझसे। और मैंने काफ़ी ये मेरा एक फीडबैक चैनल भी है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं फीडबैक भी लेता हूँ। हालांकि पिछले करीबन 1.5-2 महीने से मैंने थोड़ा इसमें कम किया है मेरा जो झुकाव है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने देखा कि बहुत सारे युवा जो थे जो रीट्वीट करते थे या क्वेश्चन पूछते थे या कमेंट करते थे, तो ऐसा मुझे लगा कि वो बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसका जवाब मतलब ट्वीट कर रहे थे। और मैं काफ़ी समय तक उसको देखता रहा, और मैंने सोचा था कि शायद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और मुझे बहुत लोगों ने भी सजेस्ट किया कि फिर ये यदि युवा नहीं चाहते कि आप ट्वीट करें तो आप क्यों करना चाहते हैं।
तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे तो 90% युवा चाहते हैं कि मैं ट्वीट करूँ और उनसे जुड़ा रहूँ, और वो सब सही भी होते हैं, लेकिन 5-10% भी एक कम संख्या नहीं होती जो कि नेगेटिव ट्वीट करते हैं। तो मैं पिछले 2 महीने से नहीं कर रहा हूँ, मैंने कम कर दिया ट्वीट करना। मैं सिर्फ ज़रूरी ट्वीट करता हूँ, और मैं आपके जो आप उसमें जवाब देते हो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं फीडबैक नहीं ले रहा हूँ अभी उस ट्विटर के माध्यम से। तो ये भी एक समझ लें कि मैं चाहता हूँ कि सभी युवा समझें इस बात को कि जब आप मुझे लगेगा कि आप एक जिम्मेवार तरीके से आप रीट्वीट करेंगे या कमेंट देंगे तो मैं वापस जुड़ जाऊंगा। और ये एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और मुझे पूरा उम्मीद भी है कि आप समझ रहे होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक माध्यम था जिसके माध्यम से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लेते थे, लेकिन अभी आपने उसको एक अवसर को खो दिया। मैं दोबारा सोचूंगा इसके बारे में कि मैं कब इस पर जुड़ूँ, दोबारा मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन उससे पहले मुझे युवाओं को मुझे बताना पड़ेगा कि वो थोड़ा जिम्मेवारी से ट्वीट करेंगे, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं। तो आप यदि ट्वीट जिम्मेवारी से नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको सरकारी काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से सभी युवाओं को कि वो थोड़ा सा, मेरे लिए नहीं किसी के लिए, आप जब ट्वीट करते हैं तो आप जिम्मेवारी से ट्वीट करें, आप अफवाहें ना फैलाएं, आप नेगेटिव ट्वीट ना करें, चाहे आपके सामने आदमी की उम्र कम हो ज़्यादा हो, किसी पार्टी का हो गैर पार्टी का हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो। एक शालीनता जो हमारे को संस्कृति में सीखी गई है, भारतीय संस्कृति में, उसका ध्यान रखें और फिर आप ट्वीट करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे युवा इस बात को समझेंगे और जिम्मेवारी से काम करेंगे। एक सर आपका कमेंट चाहूँगा ऐसा ही भर्ती को लेकर के, जिस प्रकार परीक्षा विवादों में रही, फिर कोर्ट में वो भर्ती अब रद्द हो गई है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसको लेकर के? कुछ अगर आप नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि एसआई भर्ती आरपीएससी की भर्ती है और वो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती नहीं है, तो उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। और क्योंकि वैसे भी ये भर्ती न्यायालय के माध्यम से चल रही है, तो इसके बारे में किसी भी सरकारी आदमी को बोलना एक उचित नहीं रहेगा, वो भी मीडिया में बोलना। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसमें जो जुटे हुए हैं, चाहे वो सरकारी लोग हैं, गैर सरकारी लोग हैं, न्यायालय हैं, सभी चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, और चाहे वो जो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो बच्चे अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी होगा न्याय संगत होगा, और मेरा इससे ज़्यादा बोलना और उचित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती परीक्षा थी वो करीब 2019 से लेकर के अब तक 2 बार परीक्षा हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। शायद आप उसके बारे में जानते हैं। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2019 में हुई? हाँ, 2 बार हुई परीक्षा अब तक। अभी जो आपने करवाई थी जी जी, उसके अंदर मैं सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि उसमें जो सवाल पूछे गए थे, मैं सच बताऊं तो मैंने भी एक बार उस पेपर को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो आरएस का जो परीक्षा की जो तैयारी कर रहा होगा वही उसको कर पाएगा। नहीं, एक तो 2019 वाली परीक्षा के बारे में नहीं पता मेरे को। हमने अभी परीक्षा कराई थी चतुर्थ श्रेणी की पिछले साल, तो उसकी फिर हमने अभी डीवी चल रही है, और काफ़ी बड़ी परीक्षा थी ये, 54,000 वैकेंसीज की पदों पर ये परीक्षा हुई है। और जहाँ तक सवाल है स्टैंडर्ड का, तो सारे सवाल हमने सिलेबस से लिए थे, और आप देखो कितने बच्चे हैं, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 21 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे। तो इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आपको पेपर तो आसान नहीं हो सकता, पेपर का स्टैंडर्ड तो अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट पाओगे बेस्ट लोगों को। तो लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि वो पेपर सिलेबस से बनाना पड़ेगा। तो सारे जो सवाल थे सिलेबस के थे। यदि यहीं किसी जगह पर किसी बच्चे ने सवाल उठाया कि सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में एक्सपर्ट ने अपनी देखा, परखा, फिर जांच की और डिसीजन लिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऐसे पेपर थे कि जो कि आरएस लेवल के थे। पेपर तो 10वीं के लेवल के ही थे, पर हमने कोशिश की थी कि वो पेपर ऐसा बने कि जो बच्चा पढ़े, जो मेहनत करे, कोई बच्चा पास हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि, और आप देखिए ना कितने सारे बच्चे इसमें क्लियर हुए हैं, बहुत सारे बच्चे। तो ऐसा नहीं है, भारत जो राजस्थान का युवा है इतनी सारी परीक्षा दे रहा है एक के बाद लगातार, तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो रही है, और इसी वजह से हमारी जो कट ऑफ भी हाई जाती है ज़्यादातर परीक्षाओं के अंदर। उसका मुख्य कारण यही है कि बच्चे बहुत तैयारी से परीक्षा देते हैं, और बच्चे लगातार परीक्षा देने पिछले 2 सालों के अंदर, तो उनको प्रैक्टिस भी हो गई है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना काम भी कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है ये सब कारण है जिसकी वजह से थोड़ा स्तर पेपर का स्तर, अच्छा कई बार जब पेपर का स्तर लो होता है तब कट ऑफ और भी हाई चली जाती है, मगर हमने कोशिश की जितना हो सके हमारे पेपर का स्तर अच्छा रहे और हमारा यही प्रयास आगे भी रहेगा। आर्मी बैकग्राउंड से आप हैं तो एक आपका जो काम करने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं आर्मी से प्रेरित लगता है। एक आखिरी सवाल सर, जो कि आपके आर्मी बैकग्राउंड से ही जुड़ा है, कितनी चुनौतियां आप मानते हैं दोनों, अगर आप सिविलियन के बीच काम कर रहे हैं अभी और पहले आप बॉर्डर पर थे, इतने बड़े अधिकारी आप रहे सर, कितनी चुनौतियां, कितनी दोनों चीज़ें कितनी अलग है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी इसके बारे में कि सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ में फ़र्क होता है, तो फिर आपको कैसे संभालते हो, चुनौतियाँ क्या सी होती है? तो अनडाउटेडली आप जब काम करते हो, बड़े स्तर पर काम करते हो, बड़े लेवल पर काम करते हो, आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वो निर्णय कठिन होते हैं यदि क्लैरिटी ना हो। यदि क्लैरिटी हो तो निर्णय लेना बड़ा आसान होता है। तो थोड़ा आर्मी के अंदर ये तो हो कि वहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा होती है कुछ भी काम करने के लिए, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर सारे इश्यूज हमारे ब्लैक और वाइट, या तो काला है या सफ़ेद है। लेकिन सिविलियन जो एनवायरनमेंट होता है उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती, SOPs बहुत सारी नहीं बनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लीगल होती हैं और आपको उनसे ही चलना पड़ता है। और आर्मी में लीगल तो रहती है लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको एक स्कोप मिलता है कुछ करने का और बड़े निर्णय लेने का, और सारा काम ट्रस्ट पे चलता है। यहाँ पर हर काम ब्लैक एंड वाइट में होना पड़ता है और सभी काम लीगल होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी चुनौतियाँ बढ़ जाती है। मगर एक जो बेसिक बुनियादी जो एक प्रिंसिपल्स हैं, बुनियादी जो उसूल हैं मैनेजमेंट के और लीडरशिप के, वो चाहे आर्मी हो चाहे वो सिविल हो, वो एक से ही होते हैं। इंटीग्रिटी हाई होना, ऑनेस्टी, टाइम पर पंक्चुअलिटी, एक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, एम्पैथी यानी कि दूसरे के बारे में अपनी अच्छी राय, मतलब उसके बारे उसको जानना कि उसको क्या परेशानी है। तो वो दोनों चीज़ आर्मी और चाहे वो यहाँ पर हो, दोनों जगह एक सी होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो आर्मी के हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है आर्मी के अंदर, चाहे ऑफिसर हो चाहे वो जवान हो, सबकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। उसकी वजह से हम शायद सिविल लाइफ में आकर भी प्रयास कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सीखना तो पड़ेगा आपको, मैं अभी तक मैं सीख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर लगभग अभी 3 साल हो जाएंगे अगस्त के अंदर, लेकिन मैं हर रोज़ कुछ ना कोई नई चीज़ सीखता हूँ। तो सीखते तो रहना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि जो आर्मी का आदमी है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि सिविलियन भी तो हम जैसे ही होते हैं। मैं भी एक अपने घर में सिविलियन हूँ, मेरी वाइफ से एक सिविलियन है, मैं सिविलियन परिवार से आया हूँ। तो सब एक से होते हैं, सभी के वही इमोशंस होते हैं, सब एक से होते हैं। आप यदि सच्चे मन से काम करते हैं, आपका इंटेंशन अच्छा होता है, आपके मन में गलत भावना ना हो, तो चाहे आप आर्मी हो चाहे सिविल में हो, आपको लोग पहचान लेते हैं और फिर वैसे ही काम करते हैं। तो फिर भी इसके बावजूद भी आपने बोला तो चुनौतियां हैं, क्योंकि जो भर्ती संस्था होती है चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं। बहुत सारी लाखों लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, लाखों लोग प्रयास करते हैं तरह तरह से कि वो कैसे ना कैसे उसको जॉब मिल जाए। सरकारी जॉब बहुत ही कठिन होता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो उसके बावजूद भी मैंने देखा कि यदि आप सच की राह पर चलते रहो, नियमों का पालन करते रहो और आप लीगल तरीके से चलो, तो आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता है और आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। और लकीली मैं इसी माहौल में रह रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि किसी भी ने मुझे ऐसा प्रयास नहीं किया कि मुझे कोई प्रेशर डाले मेरे पर या मेरे ऑफिसर्स पर, और सबका मुझे सहयोग मिलता रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या सभी विभाग हों, और ख़ासकर युवाओं का और मीडिया का। तो आई थिंक हम सबका ये मिला जुला प्रभाव है कि हम अच्छा कर पा रहे हैं और परीक्षाएं करा पा रहे हैं साफ तौर पर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मेजर जनरल रिटायर्ड आलोक जी, इन्होंने जिस प्रकार से बताया तमाम चीज़ें, युवाओं को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तैयारियों को लेकर के भी बात की, अनुशासन को लेकर के भी बात की, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए भारत रफ्तार।